आज की क्लास में मैं आपको क्लियर कराने जा रही हूँ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहली चीज होता क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये आरबीसी है। क्या है ये जो नजर आ रहा है ये आरबीसी है, ठीक है, और ये भी आरबीसी है। नॉर्मल कंडीशन में ये आरबीसी जो है पाया जाता है हम लोगों की बॉडी में, लेकिन जब ये आरबीसी ऐसा सिकल शेप्ड हो जाता है, ठीक है, इसका शेप कैसा है, ये सिकल शेप्ड है, ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि उस पर्सन को सिकल सेल अनीमिया हो गया। क्या हो गया? सिकल सेल अनीमिया हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रीजन ऑफ सिकल सेल अनीमिया? तो वहां पे बच्चों को लिखना पड़ता है, या फिर अगर आप नीट के एग्जाम में बैठे तो वहां पे टिक करना पड़ता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या लिखना पड़ता है वहां पे? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये सिकल सेल अनीमिया हो रहा है, जहाँ पे जो नॉर्मल आरबीसीज है उनका शेप कैसा हो जा रहा है? सिकल शेप्ड हो रहा है। कैसा हो रहा है? सिकल शेप्ड हो रहा है, ठीक है। अब होगा कैसे? इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सिकल शेप्ड हो गया यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लड की कैपिलरी है। ये क्या है? ब्लड की नॉर्मल कैपिलरी है, जहाँ पे ये आरबीसीज जो हैं यहाँ पे ऐसे ही फ्लो करने का काम कर रहा है। यहाँ पे इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब ये सिकल शेप्ड हो गए। सिकल शेप्ड होने की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपने आप को एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये यहाँ से इजिली क्रॉस नहीं कर पाते। ये सिकल शेप्ड होने की वजह से क्या है, सब एक दूसरे में ऐसे 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 ही फंसते चले जाते हैं, जो कंडीशन यहाँ पे दिखाई जा रही है। और इसको हम लोग कभी भी नॉर्मल कंडीशन नहीं मानते हैं। तो ये वाला केस क्या है? सिकल सेल अनीमिया का केस है। तो सिकल शेप जो है आपके पास यहाँ पे, ये जो किसका है? आरबीसी का है, ठीक है। आरबीसी अगर सिकल शेप्ड हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि यही वो आरबीसी है, यही वो क्या है? आरबीसी है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। ये जो क्या है यहाँ पे आरबीसी है, इसी का काम है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना। आपने पढ़ा होगा 11th में, मैंने आपको थोड़ा सा कराया था, जहाँ पे आपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है ये आरबीसी के साथ बाइंड करने का काम करता है। तो अगर आप आरबीसी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आरबीसी का नंबर कम हो रहा है, या आरबीसी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या आरबीसी का शेप बिगड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में होनी स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग ना थोड़ा इसके रीजन को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। अब इसको भी समझने के पहले, इसको भी यहाँ पे समझने के पहले एक छोटी चीज क्या है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये है, चैप्टर 6 में भी मैं आपको कराऊंगी, यहाँ भी बता रही हूँ, मतलब इसको समझाने के पहले की बात होगी। डायरेक्ट बच्चे को ऐसे दे दिया जाए, उसको समझ ही नहीं आएगा। मैं हर बैच में बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि इस सिकल सेल अनीमिया को, इस एनसीईआरटी को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सब कुछ पढ़ाने के बाद जब बच्चा ट्रांसक्रिप्शन सीखे, ट्रांसलेशन सीखे, उसके बाद बताना चाहिए। ऐसे बीच में देने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। वहाँ पे भी रिपीट किया जाएगा इस केस को, वहाँ पे भी जगह जगह आता ही है ना। तो आगे देखिए होता क्या है, आपको ऑलरेडी पता है, आप ये बात जानते हैं कि जो क्या है, डीएनए है, जो क्या है, डीएनए है, ठीक है, ये आरएनए बनाने का काम करता है। ये क्या करता है? आरएनए बनाने का काम करता है। और ये आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब अगर डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, अगर डीएनए ने क्या किया, अपनी कॉपी बनाने का काम किया, ठीक है, तो इसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। याद होगा आपको टर्म एटलीस्ट, है ना। इसको हम लोग सब डिटेल में देखेंगे चैप्टर 6 में, इसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये डीएनए आरएनए बनाए तो
इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर ये आरएनए प्रोटीन बनाए तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब एक और चीज है कि अगर ये आरएनए अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि सिर्फ वायरसेस में होता है। ये हम लोग सब एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। मैं आप लिख देती हूँ, बट इसका यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। कई बार बच्चे बोलते हैं या मेरे से पूछते हैं, या कई बार टोक देते हैं, कहते हैं कि मैम आपने ना यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फेनोमेना सिर्फ कहाँ होता है? वायरसेस में होता है। ओनली इन वायरसेस, कॉपीराइटेड टू वायरसेस, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जैसे कोरोना वायरस, XYZ, बहुत सारे वायरस हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। अब देखिए यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो ये जो आपको सिकल सेल एनीमिया समझना है, यहाँ पे ये क्या है? ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ये क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या कर रहा है? यहाँ पे आरएनए बनाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? आरएनए बनाने का काम कर रहा है। ये जो आरएनए है ये यहाँ पे प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। चल तो यही रहा है, चल तो यही प्रोसेस रहा है ना। डीएनए है तो डीएनए आरएनए बनाने का काम कर रहा है, आरएनए है तो आरएनए प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। वही चीज यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, टीचर्स भी दे देते हैं, रिप्रेजेंट द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द सेल। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल डॉगमा है ये यहाँ पे अप्लाई करके आपको सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। बहुत ध्यान से समझना है। बायोमोलिक्यूल्स में आपने 11th में सीखा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ एक बार। आपको पता है एडेनिन जो है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से बाइंड करता है। ये कॉपीराइटेड है, इसको कभी दुनिया का कोई टीचर चेंज नहीं कर सकता, या कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बोल दे ऐसा कि नहीं मैंने बोला एडेनिन गुआनिन के साथ बाइंड करेगा, तो वो गलत है। साइटोसिन जो है ये हमेशा गुआनिन के साथ बाइंड करता है। साइटोसिन किसके साथ बाइंड करता है? गुआनिन के साथ बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो साइटोसिन किसके साथ बाइंड करता है? गुआनिन के साथ। ये मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं, बीच में बॉन्ड मेंशन नहीं किया जाता जल्दबाजी में। ये मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया है कि एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, साइटोसिन और गुआनिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देन दूसरी बात, तो अब देखिए हमने क्या करा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे फॉलो मतलब अप्लाई कीजिए। गुआनिन किसके साथ कनेक्ट हुआ? साइटोसिन के साथ एडेनिन, थाइमिन के साथ गुआनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन, एडेनिन के साथ गुआनिन, साइटोसिन के साथ। जब आपको इतनी केमिस्ट्री समझ आ गई, बायोमोलिक्यूल्स में चैप्टर जो है आपके ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में भी है, पता है आपको, यही सेम चैप्टर है, डिटेलिंग जो है उसकी पढ़नी है आपको। ठीक है, ये जो केस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मल केस है, और ये जो केस हम लोग देख रहे हैं वो सिकल सेल अनीमिया का केस है। किसका केस है ये? सिकल सेल अनीमिया का केस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। ऐसा होता है यहाँ पे कि ये नॉर्मल जो केस आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें ये जो एडेनिन है ये थाइमिन के साथ बाइंड कर रहा है। किसके साथ बाइंड कर रहा है? थाइमिन के साथ बाइंड कर रहा है। बात समझ आई? यहाँ क्या हो रहा है, एडेनिन को रिप्लेस करके थाइमिन आ गया है। बहुत ध्यान से समझना है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, आपको वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन मेंशन करना है। ठीक है, जब आपने यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन लिख दिया, क्या लिख दिया? पॉइंट म्यूटेशन
मेंशन कर दिया। पॉइंट म्यूटेशन को लिखने के बाद अब ऑब्वियस है कि वो म्यूटेशन एक पॉइंट में हो रहा है। म्यूटेशन कहाँ हो रहा है? एक पॉइंट में यहाँ पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये देखिए। म्यूटेशन जो है, एडेनिन आना चाहिए था एक स्ट्रैंड पे, दूसरे पे थाइमिन, तो थाइमिन ए को रिप्लेस करके टी बैठ गया यहाँ पे। छोटी सी तो बात है, सुनने में तो लग रहा है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये आगे जाके एक ब्लंडर मिस्टेक करने वाला है, हॉरिबल मिस्टेक होने वाला है आगे जाके। बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया का ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत प्रॉब्लम होगी जब आगे ऐसा होगा। ठीक, अब एक और चीज है, चैप्टर 6 में भी बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, वही चीज मुझे समझ नहीं आती, इसको दिया क्यों इस चैप्टर में। ठीक है, बच्चे को बता दिया, सिकल सेल अनीमिया के बारे में बोल दिया, बट ये तभी बच्चे को समझ आएगा, मतलब ज्यादा अच्छे से, जब उसने चैप्टर 6 जो है बहुत अच्छे से समझ के कंप्लीट कर रखा है। अब मेरी एक और बात दिमाग में बिठाइएगा, मैंने यहाँ पे ऐसे क्लीन कर दिया। ये बच्चे को पता है कि डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डीएनए के पास कितना स्ट्रैंड होता है? 2 होता है। मैंने एक रेड बनाया, एक ग्रीन बनाया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट, क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से बनता है आरएनए? यहाँ पे ये जो डीएनए का मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बनाया है, क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन जाएगा? यहाँ पे सोच के देखिए, बनता है क्या? मैंने आपको बार बार सिखा रखा है कि डीएनए जो है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, और आरएनए जो है यहाँ पे, आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए क्या है यहाँ पे? सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये डीएनए हो गया डबल स्टैंडर्ड, आरएनए हो गया सिंगल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन इज दैट, क्या इन दोनों स्ट्रैंड का यूज करके हमें आरएनए बनाना है? बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और जो मैं बताने जा रही हूँ। अगर उसमें भी बीच में कहीं समझ नहीं आए तो इंस्टेंटली मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड, ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड जो है, ये आगे जाके प्रोसेस के थ्रू क्या करने वाला है? ये बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? आरएनए को। जैसे मैंने ये पेज आपको समझाया, आपको क्या करना है यहाँ पे, मेरा क्या बोलने का मतलब है कि ये डीएनए है। अगर क्या है? ये डीएनए है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो जो डीएनए आपको डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे मैंने डबल स्टैंडर्ड बना दिया। और यहाँ पे ये मानी हुई बात है कि ये जो डीएनए है, ये क्या कर रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहा है। और जब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा तो इससे क्या होगा? फिर आगे जाके यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होगा। ये अमीनो एसिड को आपने पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। थोड़ा सा आपने 11th में भी पढ़ा होगा, भूल गए होंगे तो वापस याद दिलाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, डीएनए आरएनए प्रोटीन लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, डीएनए आरएनए प्रोटीन। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बनाने का काम कर रहे हैं, डीएनए आरएनए और प्रोटीन। डीएनए आरएनए और प्रोटीन बनाने का आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो क्या है आपका, ये रहा डीएनए, ये रहा आरएनए और ये रहा प्रोटीन। तो जब आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे, डीएनए भी बना रहे हैं, आरएनए भी बना रहे हैं, प्रोटीन भी बना रहे हैं, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड है। तो एक बात आपको और दिमाग में बिठानी है कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड से, मतलब एक यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ तो इसने 2 कलर कर दिया है, एक ब्लैक है, एक यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया है। अगर मैं इसको भी ब्लू बना दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको भी क्या करूँ यहाँ पे ब्लू बना दूं, हालांकि कोई खास पता नहीं चल रहा, बट ठीक है, पता चल जाएगा। इसको थोड़ा पिक कर देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आगे भी आपने चैप्टर में सीखा होगा, या मैं सिखाऊंगी आपको अगर आपको याद नहीं हो तो, जो डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए बनाने का काम करता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड क्या करता है? आरएनए बनाने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। सब क्वेश्चन है, आप जब एग्जाम में बैठे होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्वेश्चन हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, वो एक्चुअल उसका रिजल्ट होता है जब आपको बात समझ नहीं आती। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आपको वहां पे लिखा होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और फिर आपको वहां पे लिखा होगा दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। क्या लिखा होगा? कोडिंग स्ट्रैंड।
अब यहाँ पे ये जो कोडिंग स्टैंड है, ये क्या है, यहाँ पे कोडिंग स्टैंड है। अब इसमें क्या होता है, जब एग्जाम में आप बैठे होंगे तो 99% बच्चे कोडिंग स्टैंड पे टिक करके आ जाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कोडिंग स्टैंड। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोडिंग स्टैंड। ये जो स्टैंड है जो आरएनए बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये ब्लैक वाला, और यहाँ पे मैंने ये ब्लैक वाला कर दिया, मार्क कर दिया इसको। कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ पे कोडिंग स्टैंड नेवर कोड्स लिख लीजिए। यहाँ पे ये कोडिंग स्टैंड है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कोडिंग स्टैंड नेवर, कोडिंग स्टैंड नेवर कोड्स, कोडिंग स्टैंड नेवर कोड्स। कोडिंग स्टैंड कभी भी कोडिंग नहीं करता है। लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि डीएनए का अगर 2 स्ट्रैंड है, मेरी बात समझ आ रही है आपको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? यहाँ तक रिप्लाई कर दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? यस मैम। हाँ, बीच बीच में रिप्लाई करते रहा कीजिए, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलता ना। कहीं पे भी अगर एक पिन पॉइंट में भी दिक्कत होगी ना, तो आगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उससे। क्योंकि जैसे कैसे कोई बंदा बोलता है हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, लेकिन उसको एबीसीडी नहीं आती, तो क्या सिखा लेगा उसको स्पोकन इंग्लिश? तो ये सब ना आप अभी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं अपना। आगे जाके आपको हर जगह ये सुनने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा, और दुनिया में इससे अच्छा कोई आपको पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल सिखा ही नहीं सकता जो ये एग्जाम्पल आपको सिखाएगा यहाँ पे, है ना। तो 99% बच्चे आपकी क्लास के टिक क्या करके आएंगे, कोडिंग स्टैंड के ऊपर टिक कर देंगे, घर आके बोलेंगे हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। नाम है इसका कोडिंग स्टैंड, लेकिन ये कोडिंग स्टैंड कभी भी कोडिंग नहीं करता है। ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड अवेलेबल है, क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। तो टेम्पलेट स्टैंड ने आरएनए बनाया। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, पता ही है, पीछे भी मैंने लिखा है, तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, बहुत ज्यादा ये करने का कोई मतलब नहीं है। तो डीएनए क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट नोटेशन दिखाया था। आरएनए क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब आपको एक और बात नहीं समझ आई होगी, जब आपने देखा होगा ये क्या नया ड्रामा है ना। देखिए क्या है ये, ऐसा कोडोन चार्ट। व्हाट इज दिस, कोडोन चार्ट है ये। क्या है यहाँ पे, कोडोन चार्ट है। क्या है ये, कोडोन चार्ट है, कोडोन चार्ट। तो इस कोडोन चार्ट में क्या है, ये जो आपको यहाँ पे क्या है, ये अमीनो एसिड्स की नेम है। फिनाइल अलानिन, म्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, वैलिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, अलानिन, सिस्टीन, स्टॉपकोडोन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, आपको ये याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं टॉपिक, वैसे वैसे आपको याद होता जाता है। कैसे मैंने बोला सो समझिए। एग्जाम में आपको लिखना है, इन द केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ये देखिए, अब मैंने क्या बोला, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब देखिए यहाँ पे ये 2 ऐसे जेनेटिक कोड हैं, GAA एंड GAG, which are responsible for expression of glutamic acid। अब नीट का क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब आपको यहाँ पे कुछ भी 3-3 का सेट लगा के दे दिया गया, कोडोन ऐसे ही होते हैं। Which of the following codon represents glutamic acid? तो 2 है यहाँ पे, GAA एंड GAG। आपके बुक में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पेजेस टर्न करना स्टार्ट कीजिए, आपको चार्ट दिख जाएगा, वहां पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है, इसकी जगह से इसको धक्के मार के हटा के यहाँ पे वैलिन आ जाता है। समझिए इस बात को। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कोडोन चार्ट भी आपको शो कर दिया, ताकि आपको समझने में कहीं भी दिमाग के किसी कोने में कोई दिक्कत ना हो। वैलिन को हटा के, नहीं, ग्लूटामिक एसिड को हटा के क्या आ गया यहाँ पे, वैलिन आ गया।
अब होता ये है, प्रोटीन का चेन है। क्या है ये? प्रोटीन का चेन है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है। यहाँ भी वही चीज है, वही ड्रामा इधर भी है। 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें, 6 7 ये सब ड्रामा इधर भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम का, कि किस पोजीशन पे, भाई प्रोटीन का मतलब है कि आप यहाँ पे अमीनो एसिड का नंबर लिख रहा है ना, अमीनो एसिड मान लीजिए लाइन में यहाँ पे कोई टिकट काउंटर है, यहाँ पे इतने बंदे खड़े हैं, तो काउंट किधर से करेंगे हम उसको? टिकट काउंटर पे जो आगे खड़ा है ये नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 2 3 4 5 6 है ना। तो बोला जाता है एट द 6th पोजीशन, एट द 6th पोजीशन ऑफ प्रोटीन चेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। बहुत ध्यान से समझना है, एनसीईआरटी में साफ साफ क्रिस्टल क्लियर तरीके से लाइन लिखी हुई है। जब आप सिकल सेल एनीमिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है। लिखना तो बहुत छोटी बात है, आपके पास दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा, सॉफ्ट कॉपी होगी तो हार्ड कॉपी निकालते हुए लिखते हुए बैठे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको पहले एक डीएनए का स्ट्रैंड दिखाया, फिर मैंने आपको उससे आरएनए बना के दिखाया, फिर मैंने आपको ये बताया आरएनए जो है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है तो यहाँ पे क्या होगा, एमिनो एसिड का चेन होगा, और ये एमिनो एसिड किस बॉन्ड से आपस में ये जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड नाम है उसका। क्या नाम है? उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है उसका? पेप्टाइड बॉन्ड नाम है उसका, है ना। तो ऐसे ये जुड़े होते हैं, और छठे पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को खिसका के ग्लूटामिक एसिड की बजाय यहाँ पे वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है? यहाँ पे वैलिन आ जाता है। हमेशा इस बात को याद रखना। क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे से फटाफट, ठीक है। व्हाट इज द रीजन ऑफ सिकल सेल एनीमिया? पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? सिकल शेप। कैसा हो जाता है? ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? सिकल शेप बोलते हैं। नॉर्मल आरबीसी का शेप क्या होता है? तो कॉनकेव कैसे होता है? कहीं पे आप ऐसे पिट लाइक, मतलब थोड़ा सा ऐसे गड्ढे सा बना दीजिए, तो ये बाई कनकेव बोला जाता है। दोनों साइड से जैसे पेड़े बनते हैं ना, तो बीच में ऐसे गड्ढा सा किया रहता है, तो इसका शेप जो है वो बाई कनकेव होता है। क्या होता है इसका शेप जो है? वो बाई कॉनकेव होता है। शेप क्या होता है इसका? ये बाई कॉनकेव शेप का होता है। कैसा होता है? ये बाई कॉनकेव होता है। देन अगर ये बाई कॉनकेव है तो ये इसका शेप कैसा चेंज करके कर रहा है? ये सिकल शेप कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये सिकल शेप फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक। कौन सा स्ट्रैंड अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करता है? डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करता है? दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉपी में सब नोट करके जाइएगा, एक एक छोटा छोटा जो पॉइंट है ना, सब क्वेश्चन। कौन सा स्ट्रैंड अपने आप को कभी कोट नहीं करता है? स्ट्रैंड नेवर कोट। कोई काम नहीं है इसका, बट आप बोलेंगे है क्यों यहाँ पे? इसलिए है यहाँ पे कि ये जो मैंने, मान लीजिए यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड में मैंने साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन सब बिठा दिया है, ठीक। ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे प्लेस करी है, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बिठाई है, तो इसको डिक्टेशन देने का काम कौन कर रहा था? ये किसको डिक्टेट करके या किसको ये पढ़ के ये बना है? किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? मैंने आपको सिखाया है कि गुआनिन है तो साइटोसिन बिठाइए, ये रहा ना। और मैंने आपको सिखाया है कि एडेनिन है तो थाइमिन को आपको उसके साथ बाइंड करना, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? कोडिंग स्ट्रैंड की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। किसकी वजह से? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड की वजह से पॉसिबल है। ये सब मैं यहाँ पे ऐसे क्लीन करती जाती हूँ साथ के साथ, बिल्कुल एज इट इज, जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना है। अगर आपको एग्जाम में आया सिकल सेल अनीमिया, अगर आपको सिर्फ लिखा जाएगा रिप्रेजेंट द केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, तो वहां पे पॉइंट म्यूटेशन का रीजन समझा के समझाना पड़ता है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आपको दिया जाए राइट अ नोट ऑन सिकल सेल अनीमिया, वहां पे इन सब चीजों के बारे में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स बनाते हुए, इसको भी रिप्रेजेंट करते हुए आपको वहां पे एग्जामिनर को समझाना पड़ता है। एज इट इज जैसे है ये वैसे ही आपको क्या करना है? कॉपी करना है बस। हाँ, जहाँ पे आप ये GLU मार्क कीजिएगा वहां पे ऐसे ग्लूटामिक एसिड लिखना भी आपको, ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? वैलिन लिखना है। क्या लिखना है? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन।
और ये कौन सा पोजीशन है? 6th पोजीशन है, छठा पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है ये? 6th पोजीशन है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह किसने ले लिया? वैलिन ले लिया है। फटाफट नोट कीजिए इसको। एज इट इज जैसे है वैसे लिखना है, ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। म्यूटेशन वाला भी केस आपने दूसरे साइड में, राइट साइड में शो कर रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हम लोग इसकी थोड़ी ना डिटेलिंग रिटन फॉर्म में करते हैं। डिटेलिंग करने का क्या मतलब है भाई? किसके लिंक की वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम का यहाँ पे रोल है या फिर ऑटोसोम्स का रोल है, ये सब भी तो सीखना पड़ेगा ना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कोडोन चार्ट तो खैर मैंने इसको समझाने के लिए लगाया था, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस, हाँ ये भी मैं नहीं बोल सकती इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने दिखाया तभी आपने समझा। अच्छा ये अमीनो एसिड हटा के इस तरीके से अपने जो है को ऐड करता है। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज दैट, क्या है ये? दिस इज एन, मैं समझा भी रही हूँ आपके साथ के साथ, दिस इज एन ऑटोसोम, दिस इज एन ऑटोसोम linked, this is an autosome linked recessive disorder or recessive trait, recessive trait मतलब क्या है? अगर एक सेल में हम ऐसे करके 23 पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं और 23वें नंबर पे अगर हम यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम बनाते हैं, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये। रिसेसिव होने में अच्छी बात ये है कि अगर दोनों ही सिकल सेल एनीमिया वाले अलील्स मिलेंगे तब भी ये डिसऑर्डर होगा, नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता। तो रिसेसिव ट्रेट अगर कोई है तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं पे भी अगर आप डोमिनेंट ट्रेट लिखते हैं फिर तो वो बहुत खतरनाक और डेंजरस केस हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो क्या मतलब है रिसेसिव लिखने का? क्या मतलब है? ड्यू टू recessive trait, due to recessive trait, sickle cell anemia, sickle cell anemia, sickle cell anemia can be transmitted, can be transmitted, can be transmitted कैसे ट्रांसमिट होगा ये? कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स to the offspring, to the offspring, जबकि दोनों पेरेंट जो हैं वो इसका जीन दें बच्चे को, है ना। फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग when both the parents, when both the when both the parents are carrier, are carrier
फॉर द जीन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो बच्चा मेरे से बुक ला के पूछता है, मैडम यहाँ पे हेट्रोजाइगस क्यों लिखा हुआ है, और हेट्रोजाइगस बहुत बड़ी बात है ये। हेट्रोजाइगस आपको समझना है कि भाई ऑटोजोम्स हैं तो आप दोनों तो एक जैसा अलील लिखिएगा, लेकिन हेट्रोजाइगस का मतलब है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, दोनों दो जैसे हो गए, तभी यहाँ पे हेट्रोजाइगस लिखना जो है वो जरूरी हो जाता है ना। चलिए अब ये जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया की, क्या है ये? दिस डिजीज is controlled by is controlled by this disease is controlled by a single pair of allele। मतलब यहाँ पे दो चार नहीं लगे हुए, एक ही जो है, एक ही पेयर काफी है। अ सिंगल पेयर ऑफ allele है ना, अ सिंगल पेयर ऑफ allele जो है इसके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पेयर का क्या मतलब है? जब आपने यहाँ पे लिखा है सिंगल पेयर ऑफ allele, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? रिप्रेजेंट इसको ऐसे किया जाता है, एक को हमने लिखा ऐसे डिनोट करते हैं HBA, और दूसरे को हमने क्या लिखा यहाँ पे HBS। एस जो है ये सिकल सेल अनीमिया वाला होता है। एस क्या होता है यहाँ पे? ये सिकल सेल अनीमिया वाला होता है। कॉमा डाल दीजिए ताकि पता चले दोनों सेपरेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए ध्यान से, अगर मैंने लिखा HBA बच्चे में, इसको बीमारी नहीं है। अगर मैंने लिखा HBS, ये कैरियर हो गया। मतलब बच्चे को तब होगा ना जब HBS मेल भी है और HBS यहाँ पे क्या है, फीमेल भी है। HBS क्या है यहाँ पे, मतलब ये सेम कॉम्पोजिशन वाला यहाँ पे मेल भी है और सेम कॉम्पोजिशन वाला यहाँ पे फीमेल भी है, तभी जाके ये डिजीज हो सकता है, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ऐसे इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। अगर हम इसके पनेट स्क्वायर के रिगार्डिंग बात करते हैं लोग इसके, ठीक है। देखिए मैं पनेट स्क्वायर बना के दिखाती हूँ इसका। देखिए ऐसे इसका पनेट, जो ये केस यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि कैसे किस कंडीशन में हो सकता है, वो बता रही मैं आपको। ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे मेंशन कर दिया, ये जो है मेल मैं इधर शो कर रही हूँ, मैंने सपोज कीजिए इधर मेल और इधर फीमेल को शो करने का काम किया है, ठीक है। मेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है HBA, और दोनों के गेमेट्स अलग अलग होंगे ना यहाँ पे HBS, ये केस मैंने उठा दिया। फीमेल के केस में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज HBA, और यहाँ मैंने लिख दिया है HBS। यहाँ क्या होगा, अब इसको फिल करना स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपके पास HBA और HBA, दोनों HBA है ना, जैसे बनाया है आपने अभी तक पनिश पर, वही और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, ये हो गया यहाँ पे HBA HBS, यही मैं समझा रही हूँ तब से आपको। सबसे अच्छा तरीका किसी भी चीज को क्रिस्टल क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उसका पनेट स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे HBA
और HBS। अब देखिए इस आखिरी वाले का जो है ना बैड लक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बैड लक होगा इसका, इसको दोनों ही एच बी एस मिल गई। यही बात बोली जा रही है। अब पढ़िए इस पॉइंट को दोबारा। अब पढ़ने पे आपको समझ आएगी बात यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सिकल सेल अनीमिया कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये रहे पेरेंट्स, ये फादर है, ये मदर है। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन, ये भी कैरियर है सिकल सेल अनीमिया वाले जीन का, ये भी कैरियर है सिकल सेल अनीमिया वाले जीन का। अब अगर आप यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि चारों जो केसेस है, आपको यहाँ पे बात समझ आ रही है कि ये क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 जैसे मैंने आपको हमेशा का फॉर्मेट सिखाया है कि हर एग्जाम में आपको इसको लिखना ही लिखना है। तो ये क्या है, HbA और HbA, ये नॉर्मल है। सेकंड है हम लोगों के पास दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज HbA HbS, ये कैरियर है। थर्ड है हम लोगों के पास यहाँ पे सेम वही HbA और HbS, मतलब कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है यहाँ पे 50% है ना। अगर ईच बॉक्स जो है हम उसको 25% मानते हैं तो कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% HbS। फोर्थ है यहाँ पे HbS और HbS, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, इसको लिख दीजिए, ये क्या है, नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को हम देखते हैं HbA HbS और ये HbA HbS, ये दोनों कैरियर हो गए। ये दोनों क्या हो गए, कैरियर हो गए। ये दोनों यहाँ पे कैरियर, मतलब एक पनेट स्क्वायर ना, मतलब एक पेज के लेक्चर को खत्म कर देता है। मैं तो यही जानती हूँ, पूरा 1 पेज कोई अगर बैठा बैठा पूरा पीरियड बोलता रहे, आप सीधा उसको बोलिए एक पनेट स्क्वायर से इसको समझाओ तो सारी कहानी ओवर हो जाती है वहाँ पे, मतलब सारी कहानी क्लियर हो जाती है ना। बहुत अच्छा तरीका है ये पनेट स्क्वायर से समझाने का। लास्ट वाला क्या है, अफेक्टेड हो गया। ये लास्ट ये क्या है, अफेक्टेड है। यहाँ दिक्कत ये है, जैसे बच्चे पूछते हैं मैडम फिर हो कैसे जाती है, दिक्कत ये है ये रेसेसिव है। ये रेसेसिव होने की वजह से ये दोनों जो कैरियर वाले हैं ना, ये पूरी जिंदगी पता ही नहीं चलता किसी को कि इनके पास सिकल सेल एनीमिया का जीन अवेलेबल है ना। इन्होंने वैसा कोई एलील कैरी किया हुआ है ये पता ही नहीं होता किसी को, जिसकी वजह से उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ती है ना। ये केस आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज क्या है, इसके लिए हम एक लाइन लिख रहे हैं कि जो ये है ना यहाँ पे हेट्रोजाइगस, हाँ और एक चीज और है, ये होमो, पहला वाला क्या है, होमोजाइगस केस है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस, भाई ऑटोजोम्स है तो HbA तो नॉर्मल है, होमोजाइगस है। HbS तो अफेक्टेड ही हो गया, और कैरियर वाला कौन सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन और चॉइस है, कैरियर वाला एक ही कंडीशन है, वो हेट्रोजाइगस है। यहाँ तो आर या पार है, चाहे तो हो जाए बीमारी, चाहे तो नॉर्मल है, पूरा फुल्ली हेल्दी है, और चाहे कैरियर हो गया, मतलब यहाँ पे ये एक जो है वो ऐसा अलील अपने पास कैरी करेगा जो सिकल सेल एनीमिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। अब तो आपको सारी बात समझ आएगी, जो भी मैं लिखूंगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोले नहीं हमें अब लिखी हुई बात समझ नहीं आ रही। जिस बच्चे को समझ आ गया उसको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, कैसे आपने लिखा था इसको, HbA HbS, यही मतलब है ना हेट्रोजाइगस का, है ना। इंडिविजुअल्स, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स appear appear apparently appear apparently
अनअफेक्टेड, मतलब वैसा तो है ही नहीं, वो बेचारा रिसेसिव है, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल वाला है वो उसको सप्रेस कर देता है ना। अपेरेंटली अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड, थोड़ा दूर चला गया, कोई बात नहीं। अनअफेक्टेड, बट खतरनाक तो वही है ना, डेंजरस केस है वो, बट दे आर कैरियर ऑफ, but they are carrier of the disease, carrier of the disease। अब देखिए लिखा है ना आपने, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कैरियर की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 25% प्लस 25%, तो हम लोग उसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आगे लिखते हैं। बीच में रह के वो गायब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सेव कर दिया मैंने बीच में। बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज, ये कैसे हैं, डिजीज के कैरियर हैं, ठीक है। आगे लिखिए पॉइंट, there is 50% probability, 50% probability, probability of transmission of the mutant, of the mutant there is 50% probability of transmission of the mutant gene, बहुत ज़्यादा हैंग करने लगा ये आजकल, of the mutant gene to the progeny, to the progeny। ठीक है, यहाँ तक भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है ना। ये प्रोबेबिलिटी मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पे। अब रीजन लिखते हैं इसका, इसका क्या लिखते हैं, रीजन लिखते हैं। रीजन क्या है इसका, पहली बात, सबसे फर्स्ट थिंग, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, और यही वो पॉइंट म्यूटेशन है जो सारे फसाद की जड़ है। क्या मतलब है बोलने का, यही वो पॉइंट म्यूटेशन है जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया। क्या हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया is caused by, is
caused by द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज के बदले में किसी चीज का हो जाना, है ना, मतलब रिप्लेस कर देना किसी को। जैसे कैसे आपको टीचर्स बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है आज तक वर्ल्ड में। सब्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक है। ऑफ किसका किसका हो रहा है यहाँ पे? ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी दिखाया मैंने आपको कोडोन चार्ट में, है ना। ऐसे लिखते हैं जी एल और यू, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ग्लूटामिक एसिड कौन रिप्लेस करता है इसको? बाय वैलिन, बाय VALINE, बाय वैलिन। कौन रिप्लेस करता है इसको? VAL, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्लेस हो रही है ग्लूटामिक। ये मैंने आपको दिखाया, सिखा रखा है मैंने आपको, सब क्वेश्चन है, ठीक है। देन कहाँ हो रहा है ये पोजीशन लिख लीजिए थोड़ा सा। ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। नेक्स्ट क्या है? अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है, एट द सिक्स्थ पोजीशन, at the sixth position of the बीटा ग्लोबिन चेन। ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, हालांकि आपको पता है ग्लोबिन चेन 4 होते हैं, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा। तो ये बीटा ग्लोबिन चेन में यहाँ पे डिफेक्ट होता है। बीटा ग्लोबिन चेन at the sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule, of the hemoglobin। इतना नोट लिख दीजिए ना, उसके बाद बोलिए कहाँ टीचर नंबर काट रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता है। सही में कुछ किया हमने? कुछ भी नहीं किया है, बस आपने जो समझा है उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डिटेल तो किया ही नहीं मैंने अभी। इतना भी लिख दीजिएगा ना, फिर भी 5 में से कहीं पे कोई मार्क्स नहीं कट करेंगे, है ना। एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। मॉलिक्यूल भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल?